नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और सबसे पहले बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। दरअसल पुतिन पूरे के पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि पूरा यूरोप उनका दुश्मन बना हुआ है। लेकिन पुतिन का लड़ने का अपना नया तरीका है। उन्होंने जो ठाना है उससे पुतिन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया सबसे शक्तिशाली देश भी पुतिन को हराने के लिए एक साथ आ गए हैं। लेकिन नौबत ऐसी आ चुकी है कि पुतिन अब किसी भी कुर्बानी को देने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक बड़ा फैसला लेकर यह साबित कर दिया कि कैसे इंटरनेशनल बॉस बनने की तैयारी में पुतिन है। और इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन किस तरह वॉर मोड में है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने एक और जनरल को बर्खास्त कर दिया है। पुतिन के इस जनरल का नाम अलेक्जेंडर दार्निकोव है। नोट करने वाली बात यह है कि दार्निकोव पर डॉनबास को फतह करने का जिम्मा था और पूर्वी यूक्रेन में लगातार रूस की स्थिति मजबूत हो रही है। मारियुपोल पुतिन के नियंत्रण में है। ओदेसा रूसी मिसाइलों की दहशत में है। सेवरोडोनेत्स्क पर रूसी आर्मी का कब्जा बस होने ही वाला है। इसके बावजूद भी पुतिन दार्निकोव से नाराज है। पुतिन ने जनरल अलेक्जेंडर दार्निकोव को डॉनबास पर कब्जा करने का टारगेट दिया था। पुतिन ने दार्निकोव को 10 जून तक टारगेट पूरा करने को कहा था, लेकिन दार्निकोव 10 जून तक पूरे डॉनबास रीजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पुतिन ने दार्निकोव को बर्खास्त कर दिया है। दार्निकोव पुतिन के ऐसे खूंखार जनरल हैं जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जब दार्निकोव को डॉनबास का जिम्मा दिया गया था तब कैसी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, जरा देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा था, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा था। सीरिया और कजाकिस्तान की लड़ाई में दार्निकोव पुतिन के भरोसे पर खरे भी उतरे थे, लेकिन यूक्रेन में दार्निकोव भी पुतिन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कुल मिलाकर पुतिन पूरे यूरोप और एशिया में लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। यूरोप का कोई भी लीडर सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता है। एस्टोनिया की पीएम काया कैलास तो पहले ही इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साध चुकी हैं कि इमैनुअल मैक्रो बार-बार पुतिन को फोन क्यों करते हैं। मैक्रो सीधे रूस से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश की अंदरूनी कलह में ज्यादा उलझे हुए हैं। जर्मनी और इटली के शासनाध्यक्ष भी पुतिन पर कोई खास दबाव बनाने में विफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में पुतिन का दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में एकमात्र काया कैलास ही है जो पुतिन को सीधा जवाब दे रही है। I still think that the effect should be felt by the Russian population as well, because if you look, the support for Putin is very high, and also not even Putin, but also for the war crimes. They are inciting genocide, and the soldiers are following this. They are bragging about this to their wives and to their mothers. And if the wives and mothers say that this is okay, what you're doing there, I mean, this is also the war that the Russia and Russian people are holding up in Ukraine. यही नहीं, अब एक और खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि यूक्रेन पर हमला करने से 3 दिन पहले यानी 20 फरवरी को पुतिन और इमैनुअल मैक्रो के बीच एक सीक्रेट बातचीत फोन पर हुई थी। क्या इस बातचीत में ही कोई आपसी समझौता हो गया था? क्या पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले इमैनुअल को भरोसे में लिया था? इन सवालों ने दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। बेलारूस के यूक्रेन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसका फायदा अब पुतिन उठा रहे हैं। В ближайших нескольких месяцах передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.
आज के हालातों में ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पा रही है। रूस और यूक्रेन के लिए उस टापू पर बहुत बड़ी जंग चल रही है जो सांपों के लिए बदनाम है। जब से पुतिन ने इस आइलैंड पर कब्जा किया है तब से लेकर अब तक यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इस टापू को रूस के चंगुल से मुक्त कराया जा सके, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और ऐसे में इस आइलैंड पर कब्जा जमाए रखने के लिए पुतिन ने एक विश प्लान तैयार किया है। क्या है वो विश प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। ना आदमी का बसेरा है, ना जानवरों का डेरा है। जंगल है जहां दुनिया के सबसे विषधर सांप हवा में उड़कर शिकार करते हैं। रिहाइश की नाम स्नेक आइलैंड। यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओडेसा से 80 किलोमीटर दूर। 2014 से रूस का हिस्सा बने क्राइमिया से 270 किलोमीटर दूर। स्नेक आइलैंड 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में है। बहुत छोटा सा है स्नेक आइलैंड, लेकिन इसकी पोजीशनिंग आप समझेंगे तो एहसास होगा कि पुतिन इस पर कब्जा बरकरार रखने और ज़ेलेंस्की इस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। क्यों मचा है सांपों वाले टापू के लिए संग्राम? क्यों ज़ेलेंस्की जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि जिद पर अड़े? क्यों यूक्रेन पर हमला करते ही ब्लैक सी के विषधरों वाले टापू पर रूस की मिसाइलों ने कहर ढा दिया? इन सब के बारे में एक एक कर पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले रूस के कब्जे में जा चुके स्नेक आइलैंड पर फिर से कब्जा करने के लिए ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, जरा ये देख लीजिए। क्योंकि जंग में फैसला भले ही हथियार से हो, लेकिन जहां जंग लड़ी जाती है वो जमीन जंग की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती है। यही वजह है कि इंसान विहीन सांप के टापू के लिए ज़ेलेंस्की गोले बरसा रहे हैं। Su-25 बॉम्बर, Su-27 फाइटर जेट, Mi-8 हेलीकॉप्टर से रॉकेट फायर, टर्की से मिले ड्रोन TB2 से बारूद की बारिश। यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर दोबारा विजय की छटपटाहट है कि 30 से भी ज्यादा हमले वो कर चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और ना अब निकलने की उम्मीद दिखती है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पुतिन यूक्रेन विजय के करीब पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिण में ओडेसा पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्व में डॉनबास के सेंटर पॉइंट सेवेरोडोनेत्स्क पर भी रूस का झंडा लहरा रहा है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्नेक आइलैंड या काला सागर में रूस का वर्चस्व स्थापित है। ज़ेलेंस्की नागलोक का नायक बनना चाहते हैं। एक तरफ शांति वार्ता के पन्ने पलटते हैं और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका से हथियार पर हथियार लेने की अपील करते रहते हैं। स्नेक आइलैंड को ज़ेलेंस्की ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के दिल में ये बात अब भी गंभीर रूप से गड़ी है कि नेटो ज़ेलेंस्की को ब्लैक सी में डूबने नहीं देगा। इसी उम्मीद के दम पर ज़ेलेंस्की स्नेक आइलैंड पर गोले बरसा रहे हैं। इतने दिनों के युद्ध में जब नेटो ने ज़ेलेंस्की का जितना चाहिए साथ नहीं दिया, तो स्नेक आइलैंड पर कब्जे में नेटो यूक्रेन का साथ क्यों देगा? इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, नेटो ये चाहता है कि ब्लैक सी में रूस की स्थिति कमजोर हो। दूसरी, स्नेक आइलैंड पर रूस के कब्जे का मतलब है रूस का एक और सैनिक अड्डा। और तीसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है ब्लैक सी में रूस के जहाजों पर रोक के कारण यूक्रेन में अनाज की सप्लाई बाहर नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि यूक्रेन के अनाज के बंद सप्लाई से दुनिया में भुखमरी की नौबत आने की आशंका जताई जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दशकों में सबसे बड़े अकाल का खतरा पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पोर्ट्स पर 4.5 मिलियन टन अनाज रखा हुआ है। यूक्रेन के अंदर के गोदामों में करीब 20 मिलियन टन अनाज पड़ा है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक यूक्रेन का गेहूं और सूरजमुखी पहुंचता है। अफ्रीका के कई गरीब देश यूक्रेन के गेहूं पर ही निर्भर हैं। जाहिर है, सप्लाई ठप है तो पहले से दबा कई अफ्रीकी देश मुश्किल में फंस जाएंगे, जो नेटो देशों के सामने एक और बड़ी मुश्किल होगी। लिहाजा ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ब्लैक सी में पुतिन से लड़ने की उन्हें ताकत जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन से मिलती रहेगी। इसलिए स्नेक आइलैंड बारूद से पट गया है। नेटो क्यों स्नेक आइलैंड को लेकर यूक्रेन के साथ है, आपने जान लिया तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्नेक आइलैंड को लेकर पुतिन इतने सजग, सावधान और सचेत क्यों है। इसी ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाजों में से एक मॉस्को को ज़ेलेंस्की ने डुबो दिया। इस तथ्य के बावजूद कि रूस ब्लैक सी का राजा है, मॉस्को का डूबना रूस की ताकत को डायरेक्ट चैलेंज था। रूस के लिए नेटो से दूरी जितनी जरूरी है, उससे कम जरूरी नहीं है काला सागर, क्योंकि काला सागर मतलब व्यापार, और जितना व्यापार उतना शक्तिशाली देश। लिहाजा रूस स्नेक आइलैंड पर लंबी दूरी का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। स्नेक आइलैंड पर आधिपत्य मतलब ओडेसा से लेकर डॉनबास तक यूक्रेन के पूरे दक्षिणी तट पर कब्जा। स्नेक आइलैंड वो रास्ता है जिससे रूस ने पूरे यूक्रेन का व्यापार अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। जाहिर छटपटाहट तो होगी। और रूस के स्नेक आइलैंड पर कब्जे से सिर्फ यूक्रेन ही परेशानी में नहीं है, बल्कि एक और देश रोमानिया भी परेशान है, क्योंकि स्नेक आइलैंड की दूरी रोमानिया के तट से सिर्फ 45 किलोमीटर है। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है। रूस के लिए ये स्नेक आइलैंड कितना अहम हो जाता है, आप इसे समझ सकते हैं। इसलिए रूस ने न सिर्फ युद्ध के शुरुआती दिनों में ही स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमा लिया, बल्कि स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपना सैम सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया। टॉर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। पंसीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया है। स्नेक आइलैंड की किस्मत का फैसला युद्ध के बाद ही होगा। पुतिन ही स्नेक आइलैंड के भाग्य विधाता होंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटक गई है। कीव का किला गिरा और यूक्रेन फतह। ऐसे में ज़ेलेंस्की नेटो देशों की ताकत का इस्तेमाल कर भी स्नेक आइलैंड को नहीं बचा सकते। लेकिन ज़ेलेंस्की की वॉर स्ट्रेटजी पर शक की गुंजाइश करने वालों को यूक्रेन के सैनिकों ने करारा जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की जंग में भले ही मात खा रहे हो, जज्बा बरकरार है। От вже в понеділок братимемо участь в саміті Групи 7. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби, і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло. Ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. І що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше. Більше, ніж будь-якому іншому. स्नेक आइलैंड की जंग मिसाइलों की जंग है और रूस इस मामले में पूरी दुनिया में अव्वल है। रूस यहां अगर स्नेक आइलैंड पर युद्ध के बाद भी बैठा रहता है तो काला सागर उसकी पकड़ में रहेगा, और काला सागर में छिपा है गैस और तेल का खजाना। दुनिया के इस सबसे छोटे समंदर में अब तक रूस की ही दादागिरी चलती है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: जॉर्जिया, रूस, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इन 6 देशों में से 4 नेटो की सदस्य हैं और 5वां यूक्रेन नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर चुका है। रूस के साथ तुर्की भी चाहता है कि काला सागर में छिपी माइंस हटा ली जाए ताकि यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई हो सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। बावजूद इसके तुर्की यूक्रेन के साथ खड़ा है, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नेटो को काउंटर करने के लिए काला सागर में रूस का सेवेस्तोपोल बंदरगाह है, जो रूस का बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री अड्डा है।
काला सागर का स्नेक आइलैंड ऐसे में रूस के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है और रूस की सेना इसे जान देकर भी बचाए रखना चाहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग के दौरान एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं है। पुतिन के इस ऐलान को डिकोड करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सनसनीखेज ऐलान। G7 सम्मेलन के ठीक पहले किया ऐलान। बेलारूस को मिलेगा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम। पुतिन का ऐलान यूरोप के लिए खतरे का अलार्म। रूस और यूक्रेन में जारी जंग को 122 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब इस जंग के खत्म होने के आसार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन और नेटो देशों के यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहना। चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका समेत नेटो को कई बार सख्त लफ्जों में ऐसा न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो ऐलान किया है उससे पूरी दुनिया परेशान है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से एक मुलाकात के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अब रूस अपने पड़ोसी और सहयोगी बेलारूस को अपना एक खतरनाक और घातक हथियार इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देगा। В ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном. राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान 25 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच हुई एक मुलाकात के दौरान किया। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के मुताबिक रूस आने वाले महीनों में बेलारूस को इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने वाला है। ये बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके जरिए कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी ऐलान किया कि रूस बेलारूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण करने में भी मदद करेगा ताकि उनके जरिए न्यूक्लियर मिसाइलें दागी जा सके। रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका खुलासा खुद राष्ट्रपति पुतिन ने कर दिया। У американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов, в основном это атомные бомбы, 200, в 6 европейских странах, членов Североатлантического блока НАТО. И для их возможного применения подготовлено 257 самолетов, и не только. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान भी चौंकाने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका ने नेटो के 5 देशों में कहां-कहां और कितने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों मसलन बेल्जियम, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में अपने सैन्य ठिकानों पर परमाणु बम छिपा कर रखे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी और द नीदरलैंड्स में 20-20 न्यूक्लियर वेपन रखे हैं। इटली में अमेरिकी सेना के 2 सैन्य ठिकानों में 70 परमाणु बम रखे हुए हैं।
तुर्की में अमेरिकी आर्मी बेस पर 50 परमाणु बम रखे हुए हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान और ऐलान का मतलब ये निकलता है कि पुतिन अमेरिका समेत नेटो से जंग की तैयारी कर चुके हैं और इसी के चलते उन्होंने G7 समूह की बैठक के ठीक एक दिन पहले बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। आइए अब आपको बताएं कि आखिर रूस का इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम कितना घातक है और जंग के सूरत हाल में इसके जरिए कैसे दुश्मन सेना पर कहर बरसाया जा सकता है। इस्कंदर M एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इस्कंदर M R-500 मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें मैक 7 की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। R-500 मिसाइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने की क्षमता है। इस्कंदर M बैलिस्टिक और क्रूज दोनों तरह की मिसाइलें छोड़ सकता है। इस्कंदर M के जरिए कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। यूक्रेन जंग में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के जरिए कहर बरसा रही है। आइए अब आपको ये भी समझाए देते हैं कि अगर बेलारूस में इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम तैनात होता है तो यूरोप के कितने देश राष्ट्रपति पुतिन के निशाने पर आ जाएंगे। मसलन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन तो वो देश हैं जिनके तमाम शहरों को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। जंग की सूरत में अगर इनसे लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें दागी गईं तो यूरोप के तमाम देश इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की जद में आ जाएंगे। बेलारूस में इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने इस ऐलान के साथ कई निशाने साधे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती के जरिए नेटो के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी की शुरुआत कर चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान जर्मनी में होने वाले G7 समूह देशों के सम्मेलन के ठीक एक दिन पहले की, यानी अपने ऐलान के जरिए राष्ट्रपति पुतिन ने G7 देशों को एक बड़ी चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। राष्ट्रपति पुतिन के इस ऐलान में नेटो समूह के देशों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी छिपी है। चूंकि 29 और 30 जून को नेटो का सम्मेलन होने वाला है और नेटो के कई देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा नेटो सम्मेलन के ठीक पहले पुतिन का ऐलान नेटो के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं है। 24 जून को अमेरिका ने पुतिन की नाराजगी के बावजूद यूक्रेन को अपना हाइमार्स रॉकेट सिस्टम दे दिया। अब राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। यानी बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने के पीछे पुतिन का असल मकसद अमेरिका को ये जता देना है कि वो उससे भी सीधी जंग के लिए तैयार है। नेटो के सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच के इलाके कलिनिनग्राद में रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम पहले से ही तैनात कर रखा है। चूंकि कलिनिनग्राद रूस की सरहद से जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा रूस कलिनिनग्राद तक जाने के लिए लिथुआनिया की जमीन का इस्तेमाल करता है। हाल ही में लिथुआनिया ने कलिनिनग्राद तक जाने के लिए रूस पर अपने देश की जमीन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिहाजा रूस ने लिथुआनिया को भी ये चेतावनी दे डाली है कि वो अपने फैसले पर अच्छी तरह से सोच ले। यानी रूस और नेटो के बीच जंग शुरू होने के लिए लिथुआनिया एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पोलैंड और रूस के रिश्ते तो वैसे ही लंबे वक्त से खराब चल रहे हैं
और यूक्रेन जंग के दौरान जिस तरह पोलैंड पहले दिन से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, उससे राष्ट्रपति पुतिन पोलैंड से काफी खफा हैं। इसके अलावा नेटो देश पोलैंड के जरिए ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लाइन को बनाए रखे हुए हैं। इसको लेकर भी राष्ट्रपति पुतिन पोलैंड से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इतना ही नहीं, चेचन कमांडर रमजान कादिरोव तो पोलैंड पर हमला करने की बात भी कर चुका है। इसके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी यूक्रेन जंग पर पोलैंड और लिथुआनिया के रुख को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि पोलैंड और लिथुआनिया के आक्रामक रवैये को देखते हुए लगता है कि वो दोनों जंग करने पर आमादा हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।